नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज हम द ग्राफ जेआरटी का रिव्यू करेंगे। इसका यूज़ केस क्या है, आने वाले दिनों में इसका यूज़ केस क्या हो सकता है, ये हम पूरी जानकारियाँ हम ले लेंगे। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कभी भी जेआरटी यानी द ग्राफ का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं कि ये इसकी यूज़ केस क्या है, आने वाले दिनों में क्या बिल्ड करने वाला है। तो दोस्तों, आप स्किप न करके भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, इससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, शुरू करते हैं अब वीडियो। दोस्तों, हम रिव्यू स्टेप बाय स्टेप करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, फिर भी आप अगर भी वीडियो पूरा देखते हो तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों, एपीआई फॉर अ वेरिएबल डिसेंट्रलाइजेशन फ्यूचर, द ग्राफ इज एन इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल फॉर क्यूरिंग नेटवर्क लाइक इथेरियम एंड आईपीएफएस। एनीवन कैन बिल्ड एंड पब्लिश ओपन एपीआई कॉल इट सब ग्राफ मेकिंग डाटा इजीली। दोस्तों, यानी कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, सबसे पहले द ग्राफ एन इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल। दोस्तों, यानी दोस्तों, ग्राफ इथेरियम और आईपीएफएस जैसे नेटवर्क को ठीक करने के लिए एक इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल है। कोई भी ओपन एपीआई कॉल्ड सब ग्राफ को सुलभ बनाकर प्रकाशित कर सकता है। यानी दोस्तों, जो आईपीएफएस का मतलब है दोस्तों, आईपीएफएस का मतलब हम जाने कि क्या होता है। दोस्तों, आईपीएफएस का मतलब होता है एक वितरित फाइल स्टोरेज प्रोटोकॉल है, जो उसको कहते हैं हम इंटरप्लानेटरी फाइल सिस्टम। दोस्तों, वो दुनिया भर के कंप्यूटरों को विशाल पीयर टू पीयर नेटवर्क के हिस्से के रूप में फाइलों को स्टोर और सेवा करने की अनुमति देता है। कोई भी कंप्यूटर दुनिया में कहीं भी आईपीएफएस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता है और फाइलों की मेजबानी और सेवा शुरू कर सकता है। ये होता है दोस्तों आईपीएफएस का मतलब। दोस्तों, दूसरी बात ये क्या कहते हैं, ग्लोबल ग्राफ clap. Then subgraph can be composed into a global graph of all the world's public information. This data can be transformed, organized, and shared across application for any one query with just a few keystrokes. यानी दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये सबग्राफ को दुनिया के सभी सार्वजनिक सूचनाओं के वैश्विक ग्राफ में बनाया जा सकता है। यह डाटा केवल कुछ कीस्ट्रोक्स के साथ क्वेरी करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन के लिए रूपांतरित, व्यवस्थित और साझा किया जा सकता है। ये इनका बेसिक कहने का मतलब है दोस्तों। हमने पहले एपीआई देखा दोस्तों, और दूसरा देखा हम ग्लोबल ग्राफ। दोस्तों, एपीआई अभी आपको बताने का रहेगा दोस्तों। हमने बात करी आईपीएफएस की, जो इसमें इथेरियम एंड आईपीएफएस। आईपीएफएस का मतलब हमने बता दिया। हम अब आपको बताएंगे कि एपीआई क्या होता है दोस्तों। एपीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस। दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं तो एप्लीकेशन इंटरनेट से जुड़ता है और सर्वर को डेटा भेजता है। सर्वर तब उस डेटा को प्राप्त करता है, उसकी व्याख्या करता है, आवश्यकताएं क्रिया करता है और उसे आपके फ़ोन पर वापस भेजता है। यानी दोस्तों, ये एपीआई का फुल फॉर्म है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। आप किसी भी अगर प्रोजेक्ट में रिव्यू करेंगे एपीआई, आईपीएफएस, ये अगर वर्ड होंगे तो आपको उसका यूज केस सामने आएगा, समझ में आएगा दोस्तों। दोस्तों, से गुड बाय कस्टम सर्वर, यानी दोस्तों ये इनका इतना कुछ खास नहीं। वेब 3.0 के लिए उनके डेवलपर्स को क्या क्या करना पड़ रहा है, ये उन्होंने थोड़ा रिव्यू दिया है। दोस्तों, हम जानेंगे वेब 3 इज़ अ न्यू स्टैक फॉर रेडिकली बेटर इंटरनेट। इनका कहने का मतलब है दोस्तों, इनका कहने का मतलब है सभी डेटा को खुले नेटवर्क पर सत्यापन योग्य अखंडता के साथ संग्रहित और संसाधित किया जाता है। ग्राफ इस डेटा की क्वेरी को तेज, विश्वसनीय और सुरक्षित बनाता है। ये इनका बेसिक कहने का मतलब है दोस्तों। आप जान सकते हैं ये इंडेक्सिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा डीप में जाएंगे। हम डीप में नहीं, ऑल रिव्यू करते हैं थोड़ा। दोस्तों, ओपन शेयर नेचुरल फाउंडेशन, यानी दोस्तों वो कहते हैं कि वेब 3.0 प्रोटोकॉल जो डेवलपर्स बिल्ड करने जा रहा है वो कैसे पावरफुल और सॉल्विंग रह सकते दोस्तों। यानी कि इनका कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी वेब 3.0 के जो डैप्स बनेंगे द ग्राफ पे, उनको अगर आप यह किसी ब्लॉकचेन पे डैप्स बनाते हो वेब 3.0 में, तो वो वहाँ कहीं से भी इंफॉर्मेशन हमें इकट्ठा करनी पड़ती है। गूगल में जाके, क्रोमो में जाके, ऐसे कई सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके हम वो ऐप बिल्ड करते हैं डेवलपर्स। पर इनका जो प्लेटफॉर्म ऐसा होने वाला है आने वाले दिनों में कि सभी इंफॉर्मेशन एक ही जगह डेवलपर्स के लिए इजी और पावरफुल फीचर्स के साथ वो इंटीग्रेट आगे वेब 3.0 के प्रोटोकॉल डैप्स ऐसे होने वाले। इनका कहने का मतलब ये है सीधा सीधा। ये अपने
अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या रिलायबल करते हैं अपने डेवलपर्स के लिए, एजेंसी ऑन योर आइडेंटिटी डाटा रेपुटेशन, ये आप देख सकते हैं। इतना कुछ खास नहीं, हर प्रोजेक्ट में रहता है। इंटरपरेबिलिटी, मनी, सिक्योरिटी, गवर्नेंस, इन सब जो भी द ग्राफ के ब्लॉकचेन पर जो भी यूज केस होगा, उस यूज केस के लिए गवर्नेंस टोकन द ग्राफ ही होगा। यानी आप किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर यूज़ करते हो, द ग्राफ में जो भी यूज़ केस दिए वाले, उस यूज़ केस अब अगर आप उस प्लेटफॉर्म में कोई भी यूज़ करते हो तो आपको वो द ग्राफ टोकन यूज़ करना अनिवार्य होगा, जिनका जो गवर्नेंस टोकन है दोस्तों। ये तो हम सभी प्रोजेक्ट में देखते हैं कि उनका ही टोकन हमें यूज़ करना है। जैसे BNB है, अगर हम ट्रस्ट वैलेट में जाते हैं, उनको कॉइन बाय करने का है या कोई भी स्टेकिंग गिकिंग में लगाना है, तो हम द BNB टोकन लेना पड़ता है हमको। अगर कोई भी उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर एक अंदर टोकन भी बनाना हुआ तो हमें BNB की कुछ फीस पे करनी पड़ती है, यानी उनका गवर्नेंस टोकन है दोस्तों, कहने का मतलब है। ओवरऑल द ग्राफ नेटवर्क क्या है दोस्तों? द सब ग्राफ को दुनिया के सभी सार्वजनिक सूचनाओं को वैश्विक ग्राफ में बनाया जा सकता है। यह डेटा केवल कुछ क्रिस्ट्रोम्स के साथ क्वेरी करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन के लिए रूपांतरित, व्यवस्थित और साझा किया जा सकता है। इनका जो क्रिप्टो इकोनॉमी में आगे चल के वेब 3.0 का जब सपोर्ट होगा, तब ये बातें इनकी, इन्होंने आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है, ये बात कही है। द ग्राफ काउंसिल दोस्तों, यानी दोस्तों ग्राफ कैसे संचालित होता है? द ग्राफ फाउंडेशन मुख्य योगदानकर्ताओं और समुदाय के समर्थन के साथ प्रोटोकॉल अपग्रेड और समुदाय कोष की देखरेख द ग्राफ काउंसिल द्वारा की जाती है दोस्तों। ग्राफ एडवोकेट्स DO अधिवक्ता कार्यक्रम और सामुदायिक अनुदान की देखरेख करता है दोस्तों। जो ग्राफ परिषद होती है, जो ग्राफ प्रोटोकॉल विकास और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करने के लिए ग्राफ परिषद तकनीकी उन्नयन और समुदाय खजाने को नियंत्रित करता है दोस्तों। जो भी इनके डेवलपर्स है वो सभी इनके सारे डिसीजन लेते हैं, और जो वैलिडेटर रहते हैं उनके, तो वो वैलिडेटरों की भी वोटिंग का अधिकार इनके ब्लॉकचेन में है दोस्तों। जो आपने इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक की जो ब्लॉकचेन रहती है, उन पर तो आपने देखा होगा, ऐसे भी इनके ब्लॉकचेन पे फीचर है दोस्तों। इनकी जो डेवलपर्स है, उनके डेवलपर्स के कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप वेबसाइट में जाके भी देख सकते हो कौन कौन डेवलपर्स है, क्या क्या है, और एक्चुअली इनका कौन से डेवलपर का क्या काम है, ये सब आप जानकारी देख सकते हैं। ग्रैप एडवोकेट्स डाओ, यानी वो दोस्तों वो मैंने पहले जो बोला था वहीं एक इसमें थोड़ा दिए वाला है कि डाओ कैसे करे, टीम कैसे किस तरह से काम करती है, और किस तरह से इनका अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग फील्ड में अलग अलग इनके अधिकार है दोस्तों। तो जो मैंने पहले बताया वहीं पर है, लेकिन थोड़ा सा उनका डाओ गवर्नेंस प्रोसेस में वही है। जो इनके लैंडिंग बोरोइंग जो रहते हैं, उनकी कैटेगरी में उनका जो वो फीचर्स ऐड करेंगे, उस पर किस तरह से वेब 3.0 को लेके किस तरीके से डिसेंट्रलाइज तरीके से डाओ बनाया जा सकता है, उस पर उन्होंने थोड़ी चर्चा की है दोस्तों। आगे आने वाले दिनों में और क्या डैप्स मानवीय जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, इस पर भी वो काम करने वाले हैं दोस्तों। उन्होंने नीचे दिया वाला है कि DeFi को किस तरह से हाई लेवल में लिया जा सकता है। ग्रैंड पेलेंट्री, आप उसको ग्रैंट एंड फिलिनेट्री का दोस्तों ये होता है कि आप उसको फंड भी कर सकते हो, यानी आप, हम बोलते हैं ना, दान देने का जो प्रोसेस रहता है, उसका फंड भी रेस कर सकते हो आप। अगर कोई आपको लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उसको फंड भी दे सकते हो। ये रहता है ग्रैंट एंड फिलिनेट्री का मतलब। मार्केट प्लेस, ये डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस भी बनाने वाले हैं, इनका आगे चल के गोल है कि आप एक जगह आके सब परचेस बाय सेल कर सकते हो। जैसे अगर आपने डिसेंट्रलाइज मार्केट देखा होगा दोस्तों, यानी जैसा मॉल रहता है, हम मॉल में जाके जैसे खरीदी कर सकते हैं, ऐसा ही डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस भी आगे चल के चरण करने वाले। इंटरनेट में सोशल में भी आगे चल के काम करने वाले, देखते हैं दोस्तों आगे चल के क्या होता है। और दोस्तों इन्होंने अभी तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके बताया वाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये भी काम करने वाले हैं दोस्तों। उनका प्रोजेक्ट तो अच्छा खासा दिख रहा है दोस्तों। अभी आने वाले समय में और क्या बिल्ड करते हैं तो ये आप आगे चल के देख ही लीजिएगा। पर अभी तक हमें जो इनकी वेबसाइट पर जो जो मिला है वो सब तो अच्छा है। और इनकी जो सप्लाई है दोस्तों, मैंने देखी हुई 10 बिलियन मैक्सिमम सप्लाई है, और 8 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई में सप्लाई है इनकी। तो
इनका बर्निंग का कोई सिस्टम नहीं है। टोकोनॉमिक्स में अगर थोड़ा बर्निंग भी हुआ होता तो और प्राइस बढ़ने में थोड़ा मदद मिल जाता। लेकिन ठीक है दोस्तों, ओवरऑल ये थे प्रोजेक्ट का रिव्यू। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी, आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाइएगा दोस्तों का। धन्यवाद।